सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला है आज का, विद्युत चुम्बक का सिद्धांत। तो जो विद्युत चुम्बकत्व का सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो पहले ही हमने जो पिछली क्लासों में कवर किया था चुम्बक के पद, चुम्बक के नियम, किस प्रकार की चुम्बक होती है उनके बारे में अध्ययन किया था। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है चुम्बक का सिद्धांत। तो जो दोस्तों हमारे चैनल पर नए छात्र जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है ना। तो देखो विद्युत चुम्बक का सिद्धांत किस प्रकार था और क्या इसके अंदर ज्ञात किया गया था, तो इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। आज इसमें किस प्रकार से जो रासायनिक प्रभाव थे वो किस प्रकार से किए थे, कौन से वैज्ञानिक ने इसका नियम दिया था, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो बच्चे जुड़े हैं हमारी क्लास में, वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो किस प्रकार से जो नियम दिया था, कौन से वैज्ञानिक ने नियम दिया था, उस नियम के बारे में आज अध्ययन करेंगे। देखो हमारा जो वैज्ञानिक था आर्चस्टेड वैज्ञानिक था, ठीक है ना। तो इसने क्या किया था कि इसने ज्ञात किया था विद्युत धारा को प्रभाव करने पर रासायनिक और ऊष्मीय और चुंबकीय प्रभाव, इन तीनों का क्या किया था, ज्ञात किया था। इन्होंने क्या किया था, विद्युत धारा के विभिन्न प्रभावों को इसके माध्यम से इनका अध्ययन किया, जिसमें पाया गया कि रासायनिक प्रभाव आपका, ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। तो हमारे वैज्ञानिक का नाम क्या था, ठीक है ना। और कब किया था, सन में कौन सी में था, 1819 में, जी ध्यान रखना है। जो वैज्ञानिक था 1819 में, इसने क्या किया था, एक चुंबक का सिद्धांत दिया था, सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सिद्धांत को ज्ञात किया था किस प्रकार से इसके अंदर जो ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव हो रहा है। तो इसके बारे में इन्होंने क्या कि ज्ञात किया। और ये प्रभाव किसके कारण होते हैं, विद्युत धारा के प्रभाव के कारण। इसका ध्यान रखना है आपको विशेष करके, ठीक है ना। तो हमारे इस वैज्ञानिक ने 1819 में इस सिद्ध किया था कि चुंबक सुई को, क्या, चुंबक सुई को किसी धारावाही चालक के पास ले जाते हैं तो उसमें वैद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने पर उसके चारों तरफ का क्षेत्र है जो चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है, इसके चारों तरफ का क्षेत्र क्या बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो किस प्रकार से बनता है वो देखेंगे आप। देखो आपको जो एक सुई है हमारी, ठीक है ना, आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर। इस सुई से उन्होंने एक सिद्धांत किया था कि सुई को अपन क्या कर रहे हैं, एक विद्युत धारा से क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। जब किसी चालक को धारावाही के निकट ले जाता है तो उसमें क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव होने लगता है। तो किसी चुम्बक सुई को, ये हमारी क्या है, चुम्बक सुई है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे इसके बारे में, किसी चुम्बकीय सुई को
किसी विद्युत चालक के निकट लाया जाए तो उसमें वैद्युतिक धारा प्रवाहित हो जाती है। जब हम विद्युत सुई को किसी धारावाही क्षेत्र में लाते हैं, जो हमारी चुंबक है, धारावाही क्षेत्र बन रहा है, इसके अंदर हमने धारावाही चालक दे दिया, इसके अंदर धारा दे दी हमने इस सुई के चारों तरफ, तो क्या बनता है, सुई के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो धारावाही चालक के मैंने बताया था क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो धारावाही चालक के चारों ओर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो लिख लेंगे धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं भाई, प्रारंभिक विद्युत चुम्बक कहते हैं। प्रभावी चुम्बक तब विद्युत चुम्बक है, जहां पर ध्यान रखना, प्रभावी चुम्बक नहीं, विद्युत चुम्बक कहलाता है या कहलाती है। ठीक है ना। प्रभावी विद्युत चुम्बक कहलाती है। तो क्या हो रहा है भाई, जब धारावाही चालक के चित्र में चारों ओर क्या भाई, चारों तरफ क्या बनना है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनना है। क्या बनना है, चुंबकीय क्षेत्र बनना है। इसका विशेष करके ध्यान रखना है, जब इसके निकट लाया जाता है किसको, चालक को, जो विद्युत चालक होता है, इसके निकट लाया जाता है, तो इसमें क्या होता है भाई, वैद्युत धारा उत्पन्न या प्रभाव हो जाती है। क्या होती है, वैद्युत धारा उत्पन्न या प्रभाव हो जाती है। जब आपने देखा होगा, जब इसको निकट लाया जाता है तो इसके क्षेत्र में क्या बनता है, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है ना। जब चुंबकीय क्षेत्र बनने के बाद इसमें धारावाही चालक के, जो धारावाही चालक होता है हमारा, जो धारावाही चालक होता है, इस प्रकार से ये चालक है हमारा, तो क्या होता है इसके अंदर भाई, चुंबक क्षेत्र के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका विशेष करके ध्यान रखना है। तो कह सकते हैं किसी घड़ी की सुई के चारों तरफ क्या बनता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चुंबकीय क्षेत्र बनता है जब घड़ी की सुई को क्या करते हैं, विद्युत चालक के निकट लाते हैं, सुई को, घड़ी की सुई को निकट लाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये इसका सिद्धांत है।
बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। ये हमारा जब धारा इसके अंदर देते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो उसके जो उसका क्षेत्र है तो उसमें क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सिंपल सी भाषा में, एनीबॉडी। आपने एक सुई टाइप पे देखा होगा, देखो इस प्रकार से आपके वोल्ट मीटर अमीमीटर होते हैं, इस सुई टाइप पे होते हैं, ठीक है, घड़ी की सुई की तरह बोलते हैं उसको। तो सेम जो हमारी सुई है, चुंबक की सुई है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें भी क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सीधा से सीधा सीधा स्पष्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो आता है विद्युत संबंधी चुंबक नियम, ठीक है ना। तो लिखेंगे नियम कौन कौन से, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। इसमें नियम किस प्रकार से दिए थे इस वैज्ञानिक ने, उन नियमों के बारे में प्रतिपादन करेंगे या उनके बारे में जानकारी करेंगे, ठीक है। तो देखो, इसने एक सोलेनाइड की जो छड़ कह सकते हैं इसको आप, और वायर भी कह सकते हैं, इसका वायर भी बना जाता है सोलेनाइड का, ठीक है ना। जो कॉइल को क्या कहते हैं, सोलेनाइड कहते हैं। वायर को बना के तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं, सोलेनाइड कहते हैं, ठीक है। तो किसी धारावाही चालक विद्युत धारा के सोलेनाइड हेतु विद्युत चुम्बक क्या है, प्रवाहित होती है। इसको क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बक का संबंधी नियम कहते हैं। तो इसका जो सिद्धांत दिए थे, जो नियम दिए थे, वो किस प्रकार से वो देख लेते हैं, ठीक है ना। इसके नियम किस प्रकार से वो देख लेते हैं। पहला नियम कौन सा आता है हमारा निकल के, पहला आता है सीधी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। अब कोई चालक है हमारा, कोई सोलेनाइड का चालक है, जैसे ये चालक है, ये चालक आपका वायर भी हो सकता है, छड़ भी हो सकती है, ठीक है ना, एनीबॉडी आप मान लीजिए। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा की दिशा इस प्रकार से होगी, अगर इधर से देंगे तो, इधर से देंगे तो इस प्रकार से होगी। समझ गए ना, समझ में आएगा ना। धारा की दिशा कैसे, इधर से देंगे तो इस प्रकार से होगी, इधर से देंगे तो इधर होगी। पर इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं, जो निकलती हैं, तो वो क्या होती हैं, चुंबक क्षेत्र में गोल धारा के रूप में इंक्लूड होती हैं। आपको दिखाई दे रही है जो चुंबकीय बल रेखाएं हमारी, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं हैं, वो किस प्रकार से हैं, इस प्रकार से इसके चारों तरफ घूम रही हैं, चारों तरफ घूम रही ना। चारों तरफ घूम रही हैं। चुंबकीय क्षेत्र की जो हमारी क्षेत्र की जो बल रेखाएं जो धारा के चारों तरफ घूम रही हैं, इस प्रकार से घूम रही है। तो अब हम कह सकते हैं कि किसी चालक में जब धारा देते हैं तो जिस सिरे से देते हैं तो उस सिरे में क्या होती है, धारा की दिशा होती है। अब इसमें धारा दे रहे हैं अपन, ठीक है, दे रहे हैं, तो धारा इधर से इधर जा रही है, आपको दिखाई दे रहा है तीर सा, और यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। इसके जो सकेंद्री होता है, ये सकेंद्री बल रेखा निकलती हैं, जो केंद्र बिंदु से निकलती हैं, जो रेखा होती है हमारी, जो लकीर यहां से आपको दिख रही है, जो धारा की दिशा है, ये इन बल रेखाओं को केंद्र में, बिल्कुल क्या है, केंद्र में, केंद्र में। और ये क्या है, सकेंद्री रेखाएं। सकेंद्री रेखाएं आपकी जो गोल गोल क्षेत्र बनानी है, और इसी को क्या कह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कह रहे हैं। आई हो समझ में आया होगा आपकी में कि हमारा जो सोलेनाइड का जो नियम था, जो सीधे धारावाही चालक किस प्रकार से हो रहा है, तो धारा का आगमन किस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार से,
जिस बिंदु से स्टार्ट हो रही है, आपको मैंने ये बताया इधर से स्टार्ट होगी तो इधर जाएगी, इधर से स्टार्ट होगी तो उधर आएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या था, नियम था, जिसकी रेखा का केंद्र चालक का मध्य बिंदु होता है। इनकी रेखाएं निकलती हैं, जो चालक क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। चालक की जो रेखाएं होती हैं, बल रेखाओं का क्या होता है, केंद्र चालक होता है। तो लिख लेंगे इसमें, चालक की बल रेखाओं का केंद्र बिंदु होता है। चालक की बल रेखाओं का केंद्र क्या होता है, बिंदु होता है आपका, ठीक है ना। जो मध्य में क्या होता है, ये बिंदु होता है, चाहे यहां पर हो या यहां पर हो, ये क्या है, मध्य है हमारा, मध्य बिंदु। इस प्रकार से समझेंगे, ये हमारा क्या है, मध्य बिंदु। यहां पर भी क्या है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु से इसकी जो बल रेखा निकल रही हैं, जो रेखा निकल रही हैं, जो मध्य बिंदु से निकल रही हैं, ठीक है ना। और क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के सकेंद्रीय बल रेखाओं से निर्मित है। क्या है, सकेंद्रीय बल रेखाओं से क्या है, निर्मित है। निर्मित है, ठीक है ना। आइयो समझ में आया होगा, जो धारावाहिक का सीधा नियम है। इसमें दूसरा चलता है हमारा, दूसरा भी देखेंगे, दूसरा धारावाही लूप का चुंबकीय क्षेत्र। देखो इसको थोड़ा समझेंगे कि धारावाही चुंबक का क्षेत्र है वो किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है ना। अब धारा हमारी इधर से गुजर रही है, आपको दिखाई दे रही है ना, ये जा रही धारा, यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां जाके पहुंच रही है, ठीक है ना। तो इसको क्या कह रहे हैं अपन, धारा की दिशा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको, धारा की दिशा कह रहे हैं। जिस यहां से स्टार्ट हो रही है और जहां जाके पहुंच रही है, तो उसको क्या कह रहे हैं, धारा की दिशा कह रहे हैं, सिंपल भाषा में। पर ऐसी स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस प्रकार से होता है, चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होता है, जो बीच में तो क्या होती हैं, रेखाएं सघन होती हैं। बीच में रेखा कैसी होती हैं, सघन होती हैं, सही है ना। क्यों होती सघन, आपको बताऊं, आपको इसका एक एग्जाम्पल दूंगा, जो बीच में सघन रेखा किस प्रकार से होती हैं, तो आगे बताता हूं आपको, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। देखेंगे थोड़ा इसको, आप मुझे बताना कि इसके बीच में चार रेखा बननी है, बस दो ऊपर दो बार। बात तो फैली हुई रेखा है, पर अंदर क्या है, जो सिमटी हुई रेखाएं केंद्र बिंदु से निकल के जा रही हैं, इसको बीच की रेखाओं का कहते हैं, सघन रेखा कहते हैं। आइयो समझ में आ जाएगा, किसी कोई नहीं बताएगा आपको उस तरह से, मैं बता रहा हूं आपको कि बीच में ये रेखाएं सघन किस प्रकार से होती हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, जो बीच में रेखाओं का सघन बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है, सघन बिंदु कहलाता है। मतलब बीच में जो चुंबकीय बल रेखा होती है कैसी सघन होती है, तो लिख लेंगे, इसके मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती हैं और साइड वाली रेखाएं बाहर की तरफ फैली हुई होती हैं।
बाहर की तरफ कैसी होती हैं भाई? फैली हुई होती हैं। अंदर की तरफ कैसी होती हैं भाई? सघन होती हैं। अंदर की तरफ कैसी होती हैं भाई? सघन। अंदर सघन और बाहर फैली हुई। कैसी होती हैं? फैली हुई। इस प्रकार से हमारी जो लूप होती है, क्या होती है? लूप होती है। तो जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं, जब लूप में चुंबकीय रेखा बनती है तो बीच में तो सघन होती है और इसकी साइडों में क्या फैली होती है? बाहर की तरफ। लूप का मतलब होता है किसी कोई भाग लंबा होता है तो उसमें शॉर्ट रूप होना, शॉर्ट हो जाना, वो क्या कहलाता है? लूप कहलाता है आपका। जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको लूप का। जैसे हमारा ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना? ये हमारा बल्ब है एक, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से समझेंगे इसको। देखेंगे। ये क्या हमारी एसी सप्लाई है, ठीक है ना? ये एसी सप्लाई है हमारी। अब ये लूप कैसे होता है? हमारा ये माइनस, वो प्लस और ये माइनस, ठीक है ना? जब लूप किस प्रकार से होता है, जैसे कि यहां पर प्लस माइनस का मिल जाना, यहां से शॉर्ट सर्किट हो जाना, ये क्या होगा? लूप हो गया। मतलब डायरेक्ट धारा हो गई, तो मान क्या होगा? बढ़ेगा। इसी प्रकार से रेखाएं मिलती हैं तो रेखाओं का मान कैसा होगा? ज्यादा हो जाएगा। मतलब रेखाओं की संख्या कैसी? ज्यादा हो जाएगी। इसी को क्या कह रहे हैं? लूप कह रहे हैं। देखेंगे चित्र के माध्यम से। देखो, अब इसमें जो रेखा निकलने वाली है तुम्हारी, यहां पर दो बचे, पर यहां पर भी दो निकलनी चाहिए, पर नहीं है। पर दो ऊपर से मिलेगी, दो नीचे से मिलेगी, तो क्या कोई सघन हो गया? ज्यादा हो गया जी मान। इन रेखाओं का मान कैसा हो गया? ज्यादा हो गया इन रेखाओं से। तो इसी को क्या कहते हैं? अपन लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये लूप हो रही है, ये रेखा इधर से निकल रही है, ये रेखा इस प्रकार से आ रही है, यहां से इधर जा रही है ये आपकी रेखा, इधर से यहां पर ज्यादा रेखा मिल रही है, पर निकलने के बाद ये रेखा कम हो रही है। ठीक है ना? तो उसी को कह रहे हैं अपन लूप कह रहे हैं, सिंपल सी भाषा में। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब आता है हमारा मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम। मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम देखेंगे। देखो, नहीं, धारावाहिक दिशा आएगी, धारावाहिक दिशा के बारे में पढ़ेंगे कि धारावाहिक दिशा किस प्रकार से होती है। ठीक है ना? तो इसने के दाएं हाथ का नियम दे दिया। क्या नाम दे दिया? दाएं हाथ का नियम। जो दाएं हाथ का नियम था वो किस प्रकार से हो रहा था? ठीक है, अब इस नियम में हो क्या रहा है? धारा की दिशा किस प्रकार से दर्शा रहे हैं और क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से दर्शा रहे हैं, ये देखना है। अब जी आपको चित्र दिखाई दे रहा है ना? अपने पहले पढ़ा था, आपको पहले बता देता हूं आपको। देखो, हाँ जी, पढ़ा था आपने। अब इसमें धारा की चल दिशा किधर जा रही है और बीच में क्या बनना है? गोल गोल घेरा बनना है।
तो सेम प्रोसीजर इसमें भी है, ठीक है, दाएं के नियम में। इसको कौन से नियम से पढ़ते हैं? दाएं के नियम से पढ़ते हैं। अब दाएं के नियम में पढ़ेंगे अपन, तो हमारा दाएं कौन सा आता है? ये वाला आता है, ये थंब वाला आता है, दिख रहा है ना, ये थंब वाला दिखाई देगा ना। ये हमारे बीच में क्या है? हमारी कोई रोड है, इस प्रकार समझें, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, सोलेनाइड की कोई तार है या चालक है, तो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। जब हमारा फिंगर है और अंगूठा है हमारा, ठीक है ना, जब उंगली क्या होती है? मुड़ी होती है, तो हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो उंगलियों की मुड़ी हुई दिशा में बन रहा है, पर हमारे अंगूठा क्या दर्शा है? धारा की दिशा बता रहा है, ऊपर की तरफ। अंगूठा ऊपर की तरफ है तो धारा की तरफ ऊपर की तरफ होगी। तो इसी को क्या कहते हैं? दाहिने हाथ का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? दाहिने हाथ का नियम कहते हैं। जिस प्रकार से अंगूठा हमारा ऊपर की ओर है और उंगलियां इस गोल दिशा की ओर है, ठीक है ना, पता पड़ रहा है सबको? तो आप हो क्या रहा है कि जब रेखाएं हमारी सकेंद्र बिंदु से निकलती हैं, तो इस प्रकार से जो हमारी फिंगर होती हैं चार, उन दिशाओं के रूप में इनको दर्शाया गया है, ठीक है ना। क्या दर्शाया गया है? उन दिशाओं में दर्शाया गया है। तो लिख लेंगे इसमें, अंगूठा धारा की दिशा को प्रतीत करता है और दाएं हाथ की उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रतीत करती हैं। इस लिए इसे दाएं हाथ का नेम कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं भाई? इसलिए इसे दाएं हाथ का नियम कहते हैं। समझ में आ गया ना? पूरी पूरी धारा ऊपर की तरफ दिशा बता रही है और चुंबकीय क्षेत्र उंगली की फिंगर की तरफ बता रही है। सिंपल सी भाषा में कौन से नियम में आता है जी? दाहिने हाथ के नियम में। ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद चलते हैं, अब आता है हमारा मैक्सवेल का कॉर्क नियम। क्या आता है? मैक्सवेल का कॉर्क नियम, ठीक है। मैक्सवेल का कॉर्क नियम कैसे होता है लिख लेंगे इसमें। दूसरा है मैक्सवेल का कॉर्क नियम। जो मैक्सवेल वैज्ञानिक था, इसने क्या किया कि अलग अलग विज्ञानों ने अलग अलग अपनी राह दी। इसने तो इसने भी अपनी एक राह दी, किस प्रकार से हो रहा है, चुंबक की धारा दिशा किस प्रकार से जा रही है और चुंबक धारा किस प्रकार से बनी है। नियम सबका एक ही था, जो चुंबक क्षेत्र था वो तो गोल गोल घूमेगा और धारा की दिशा जिस क्षेत्र को दे रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, उसी में जाएगी, चाहे कौन सा भी नियम हो आपका, चाहे आपका सोलेनाइड का नियम हो, चाहे ऑर्टेस्ट का नियम हो, चाहे आपका मैक्सवेल का नियम हो,
सब में सेम प्रोसीजर है, पर इनको प्रतिपादन सत्यापन करने के लिए अलग अलग चीजों का उपयोग किया था। काम सब बे कर रही थी, सेम टू सेम काम बे कर रही है, पर इनका क्या किया, अलग अलग प्रयोग किया था। तो इसमें भी देखेंगे, जब इसको घुमाया जाता है, इसको स्क्रू को, तो धारा की दिशा नीचे जाएगी। जे आपका क्या है, एक बोल्ट है आपका, और ये स्क्रू है आपका। जब कस रहे हैं इसके अंदर, तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये क्या दर्शा रहा है हमारा, धारा की दिशा, ठीक है ना। जब इसके अंदर घुमाते हैं इसको, तो घूमती हुई चीज हमारी इसके अंदर जाएगी, तो ऐसे घूमेगी, तो ये क्या दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है ना। पेच का जो नोकदार हिस्सा है, इस चालक में धारा की दिशा को दर्शाता है। जो नोक वाला हिस्सा है ना, क्या दर्शा रहा है, धारा की दिशा को। तो लिखेंगे अपने इसमें, पेच का नोकदार हिस्सा है जो क्या दर्शा रहा है भाई, धारा की दिशा, जो धारा की दिशा को दर्शा रहा है। क्या कर रहा है भाई, दर्शा रहा है, ठीक है ना। दर्शा रहा है, दर्शाता है, इस प्रकार दर्शाता है, इस प्रकार से लिखेंगे। जो पेज का आपको दिख रहा है ये नुकीला भाग नीचे, तो ये क्या दर्शा रहा है, धारा की दिशा को दर्शा रहा है, ठीक है ना। अब धारा दिशा को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। कैसा घुमाया जाता है, दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, इस प्रकार से घुमाया जा रहा है, दक्षिणावर्त हो गया तुम्हारा। तो लिखेंगे, कॉर्क पेज को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। अब हमारा कॉर्क पेच है, तो उसको घुमा किस प्रकार से रहे हैं, दक्षिणावर्त में घुमा रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें क्या है, पेच घूमता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं क्या होती हैं, दर्शाती हैं इसमें। जब घूमता है तो जो हमारे क्या दर्शाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। आई हो समझ में आएगा आपको में। तो आगे बढ़ते हैं, देखो सोलेनॉइड का नेम, जो सोलेनॉइड का नेम है वो किस प्रकार से है। सोलेनॉइड के नेम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सोलेनॉइड क्या है, हमारा एक तार है, उसको ही सोलेनॉइड कह रहे हैं, ठीक है। कॉपर को वायर हो सकता है आपका, उसको क्या कह रहे हैं अपन, सोलेनॉइड कह रहे हैं। तो लिख सकते हैं, लिख लेंगे अपन इसमें, तार या वायर को ही
सोलेनॉइड कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है। एनीबडी आपका कोई भी हो सकता है, आपका वायर हो सकता है, मोटर का भी हो सकता है, जनरेटर का भी, बॉडी में जो कॉल पड़ते हैं वो भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में। अब इसमें क्या हो रहा है ये चीज देखेंगे अपन। इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आपको पता है, ठीक है ना, और उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है। ये क्या है, उत्तरी ध्रुव हमारा। और दक्षिणी ध्रुव। तो पहला सरा उत्तरी ध्रुव लिख लेंगे इसमें, उत्तरी ध्रुव वो है। दूसरा ध्रुव, जो दूसरा सरा, सॉरी इसलिए दूसरा सरा दूसरा सरा दक्षिणी ध्रुव। होता है। तो पहला सरा कौन सा हो रहा है हमारा, उत्तरी ध्रुव हो रहा है, और दूसरा ध्रुव क्या हो रहा है, दूसरा सरा दक्षिण ध्रुव होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सोलेनोइड की जो वायर है या ध्रुव है उसको कह रहे हैं। इस नियमों के द्वारा इस सोलेनोइड की जो वायर है इसको कुछ नियमों के द्वारा जब जानेंगे किस प्रकार से नियम दिया गया था। देखेंगे हेल्सा का नियम। हेल्सा का जो नियम था वो किस प्रकार था, आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी फिंगर जो हाथ है हमारा इस प्रकार से हाथ है जी, इस प्रकार से ही तो है। जो कौन सा होगा, दाहिना का नियम। जो दाएं हाथ के नियम से इसके अंदर क्या हो रही है, धारा की दिशा हो रही है। क्या हो रही है भाई, धारा की दिशा हो रही है। एक तो मैंने आपको बताया था जी, क्या चुंबकीय क्षेत्र है अपना, ठीक है ना, इस प्रकार से चल रहा है। इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। और धारा की दिशा यहीं प्रारंभ हो रही है, नीचे से ऊपर से या ऊपर से नीचे की। तो कौन सी होती है, धारा की दिशा होती है। क्या होती है, धारा की दिशा। अब इसमें जो गोल गोल घूम रहा है, पर इसमें इस कुंडली को गोल गोल घुमा दिया, दिख रहा है ना आपको। गोल गोल घुमा दिया, गोल गोल घुमा दिया आपको। धारा कहां से चालू हुई, यहां से चालू हुई, खत्म क्या हुई, यहां पर हुई। समझ में आ गई ना। अब इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, धारा की दिशा हो रही है, किस प्रकार से हो रही, इस प्रकार से हो रही है। इस प्रकार से हो रही है। और ये क्या है हमारा, उत्तरी ध्रुव। जिस तरह से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, वो क्या है, उत्तरी ध्रुव हमारा। और यहां से तो प्रारंभ हो गई है हमारी और जा रही है इधर की तरफ, ठीक है ना।
अंगूठा क्या दर्शाता है हमारा? उत्तरी ध्रुव की दिशा दर्शाता है। उत्तरी ध्रुव में जा रही है तो उत्तरी दिशा दर्शाएगा अंगूठा। और जो उंगली दर्शा रही है वो धारा की दिशा को दर्शा रही है कि धारा की दिशा किस प्रकार से आ रही है। तो लिखेंगे इसमें इस नियम में अंगूठा उत्तरीय ध्रुव की दिशा दर्शाता है और उंगली धारा की दिशा दर्शाती, सिंपल सी भाषा में, ठीक है ना। जो हमारी सोलेनाइड की रोड है वो क्या है? उत्तरी ध्रुव बन रही है, ठीक है। क्या बन रही है? उत्तरी ध्रुव बन रही है, जिसमें क्या है? धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धारा प्रवाहित कर रहे हैं सोलेनाइड की धारा प्रवाह की दिशा में। तो अंगूठा क्या दर्शाता है? सोलेनाइड ध्रुव को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। इसी को दाएं हाथ की मुट्ठी से पकड़ लिया है। क्या कर लिया है? इसको दाएं हाथ की मुट्ठी, हमारी दाएं हाथ की मुट्ठी, इसको पकड़ लिया इसकी। तो आगे चलते हैं। इसमें आता है श्रेय का नेम। क्या आता है? एक श्रेय का नेम भी आता है, देखेंगे श्रेय का नेम। जो श्रेय का नेम होता है वो किस प्रकार से होता है? देखो श्रेय का नेम किस प्रकार से होता है। तो पहला देखेंगे अपन, ये गोल है हमारा, आपको जहां दिखाई दे रहा है होगा शायद, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं निकाल देता हूं चित्र साथ ही साथ में। ये हमारा एक गोल है, ठीक है ना। इसमें इस प्रकार से दिशा को दर्शा गया है। समझ में आ गया होगा आपकी में। अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि सोलेनाइड में जब धारा का प्रभाव घड़ी की सुई के गुण दिशा में प्रतीत होता है, जो घड़ी की सुई है हमारी, तो क्या होता है? प्रतीत होता है किसकी? सोलेनाइड का धारा में प्रभाव। तो लिखेंगे सोलेनोइड का धारा प्रभाव सुई की घड़ी की ओर प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। दिखाई दे गया ना। जब इसकी जो आपकी जो प्रतीत है, अब इसकी जो घड़ी की सुई है इसके भी समान चल रही है। जैसे इस प्रकार से सोलेनाइड चल रही है तो घड़ी की सुई की भी प्रतीत इसके बराबर समान चल रही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। पर जो दूसरा आता है आपका, दूसरा देखेंगे आपका एन वाला, सोलेनाइड की छड़ है जिसमें ना सेम प्रतीत है, इस पर चल रहा है, ठीक है ना। अब इसमें हो क्या रहा है? ये सोलेनाइड की छड़ है हमारी। अब इसमें तो घूम रही धारा इस प्रकार से,
पर इसके अंदर उस घड़ी की सुई है, इसके उल्टी नजर आ रही है। क्या? उसके विपरीत दिशा नजर आ रही है। क्या? विपरीत प्रतीत दिशा इसकी नजर आ रही है। तो लिखेंगे ये कौन सी होती है, कौन सी दिशा? दक्षिणी ध्रुव होती है। कौन सी? तो वह दक्षिणी ध्रुव होगा। जो पहला कौन सा होगा? दक्षिण ध्रुव होगा। तो वो है दक्षिण ध्रुव होगा। अब सोलेनाइड धारा प्रवाहित सुई की घड़ी की ओर प्रतीत होती हुई नजर तो आती है, पर इसके विपरीत होती है। क्या होती है? विपरीत होती है। तो लिखेंगे इसमें, यदि घड़ी की दिशा के विपरीत प्रतीत होती है, होती हुई प्रतीत होती है, तो वह कौन सा ध्रुव होगा भाई? उत्तरी ध्रुव। तो वह उत्तरी ध्रुव होगा। उत्तरी ध्रुव होगा। तो ये हो गया हमारा श्रेय का नियम। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप पर पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।